हेलो एवरीवन, इट्स अ थर्ड लेक्चर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो आइए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस होती है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन होना। अब जैसा आपको पता है मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। ऐसे फीमेल्स के अंदर होती है oogenesis, यानी कि ओवम की फॉर्मेशन होती है। अब हम इस टॉपिक में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ। जैसा कि आपको पता है कि टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ठीक है। तो उन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमने देखा था दो टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट थी, सर्टोली सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है इन्हीं से आगे जाकर क्या है अपने स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटोजोआ sperms are formed from spermatogonia in the seminiferous tubules of testis, यानी टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स का बनना किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। ओके, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जूम। ओके, देखिए जैसा मैंने आपको अभी बताया कि स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्म का बनना, इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। आपको ये भी पता है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया यानी कि जो डिप्लॉयड सेल्स हैं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या है आगे जाकर स्पर्म्स बनेंगे। ओके, तो हमारे पास है स्पर्मेटोगोनिया जो कि डिप्लॉयड है। फर्स्ट स्टेप में इसके अंदर होगी मल्टीप्लिकेशन बाय माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीज़न, यानी कि अगर पहले आपके पास 2n प्रेजेंट थे, यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कुछ प्रेजेंट था, और अगर उसमें माइटोसिस हुई तो बाद में जो सेल बनेंगे वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुई, दो सेल्स बने, इनका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और इनका नेचर है 2n, यानी कि डिप्लॉयड है, ठीक है। उसके बाद होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर ग्रोथ। ओके, ग्रोथ के बाद होगी मेयोसिस 1। जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर मेयोसिस 1 हुई, और आपको पता है मेयोसिस से क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न होता है, यानी अगर पहले 2n प्रेजेंट था तो अब क्या प्रेजेंट होगा, n प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मेयोसिस 1 के बाद आपको जो दो सेल्स मिले इनको बोलेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि कैसे हैं, हैप्लॉइड है नेचर में। उसके बाद इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर होगी दोबारा से रिडक्शनल डिवीज़न, यानी कि मेयोसिस 2 होगा, जिससे क्या है 4 सेल्स बनेंगे। आप देख सकते हैं 4 सेल्स हैं, ठीक है। इनका नाम है स्पर्मेटिड्स, जिनका नेचर कैसा है, हैप्लॉइड नेचर। ओके, अब देखिए जो स्पर्मेटिड्स हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, ठीक है। ये आपको स्पर्मेटिड्स दिख रहे हैं, नीचे क्या है, ये स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनना, यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के अंदर मैच्योर हो जाना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि मैच्योरेशन के लिए जो स्पर्म्स हैं वो सर्टोली सेल्स के अंदर अपने हेड को एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। तो मैच्योरेशन के बाद जब जो मैच्योर स्पर्म्स हैं वो सर्टोली सेल से बाहर निकलते हैं और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके ल्यूमन में आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। Spermiation means release of mature spermatozoa from Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubules, ठीक है। तो मैंने आपको 3 प्रोसेसेस बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का बनना, जो ये पूरी प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद आती है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटिड्स का कन्वर्सन किसके अंदर, स्पर्मेटोजोआ के अंदर, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और मैच्योर स्पर्मेटोजोआ यानी कि मैच्योर स्पर्म का रिलीज़ होना किससे, सर्टोली सेल से, कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन के अंदर, इसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। आइए एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं स्पर्मिएशन की। स्पर्मिएशन में क्या होगा, जो मैच्योर स्पर्मेटोजोआ हैं आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है।
अब आइए आपको बताया गया है ह्यूमन के केस में जो 2n है मीन्स जो डिप्लॉयड है 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन में, और हैप्लॉइड के केस में क्या है 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड हैं। तो गैमेट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे 23 क्रोमोसोम, यानी कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये बच्चों अब देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल किसका, स्पर्मेटोजेनेसिस का। एक मिनट, ओके देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है जो क्या करता है GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग जो हार्मोन होता है उसको रिलीज़ करता है। ठीक है, ये आगे जाकर एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जो क्या करेगा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। ठीक है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है और क्या करता है एंड्रोजन्स की सेक्रेशन करवाता है। जो मेन जो एंड्रोजन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन है ये सेरोटोनिन सेल्स पे एक्ट करेगा और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो एक मिनट लेट अस क्लियर, जो FSH हार्मोन है यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो सेरोटोनिन सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, और क्या करवाता है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके अलावा ये सेक्रेशन करता है ABP की। ABP क्या था, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन था। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जब हम मेल वाला स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। ठीक है, जिससे क्या होगा स्पर्मियोजेनेसिस होगी। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन किससे, स्पर्मेटिड से। ठीक है, उसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है नेगेटिव फीडबैक देता है, क्यों, ताकि GnRH को स्टॉप किया जा सके। देखिए हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ठीक है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है ना तो उस टाइम पे उस चीज़ का रोकना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब GnRH की जो सेक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब उसको रोकना भी ज़रूरी है, तो उसको स्टॉप करने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करता है नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है, सो दैट वो GnRH की सेक्रेशन को क्या कर सके, इनहिबिट कर सके। ठीक है, उसके अलावा जो सेरोटोनिन सेल्स हैं ये क्या करती हैं, इनहिबिन हार्मोन को भी सेक्रेट करती हैं। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है टू स्टॉप FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टॉप करने के लिए। तो ये था आपका पूरा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आइए एक बार दोबारा देखते हैं। हाइपोथैलेमस ने रिलीज़ किया GnRH जिसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी ने LH और FSH दो हार्मोन्स को रिलीज़ किया। जो LH है वो लीडिंग सेल्स पर एक्ट करेंगे। ठीक है, लीडिंग सेल्स के अंदर क्या करेंगे, एंड्रोजन सेक्रेट कराएंगे। जो सबसे मेन एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, सेरोटोनिन सेल्स पे एक्ट करेगा और क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, दूसरा हार्मोन है FSH जो क्या करेगा, सेरोटोनिन सेल्स पे एक्ट करेगा और ABP और कुछ अदर फैक्टर्स हैं जिनके सेक्रेशन करवाएगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगी। ठीक है, और जो सेरोटोनिन सेल्स हैं उनके अंदर इनहिबिन हार्मोन्स की भी सेक्रेशन करवाएगा। अब इनहिबिन हार्मोन FSH की सेक्रेशन को स्टॉप करेगा यानी कि नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, उसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करता है, GnRH की सेक्रेशन को स्टॉप करवाता है। क्यों, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है किसको, ये हाइपोथैलेमस को। ठीक है, तो ये था पूरा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर वाला रीजन है इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, तो ये था हेड। जो ये छोटी सी आपको दिख रही है पतली सी, इसको बोलते हैं नेक यानी कि ये स्पर्म की गर्दन है। ठीक है, उसके बाद ये है स्पर्म की बॉडी। बॉडी के बाद आपको एक लंबी सी टेल दिख रही है। ठीक है, अब देखिए जो हेड है उसमें जो ये वाला जो पोर्शन होता है यानी कि जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एक्रोजोम। ठीक है, क्या है ये, एक्रोजोम। उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्रोमोसोमल
मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये नेक होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। जो ये बॉडी है इसको हम बोलते हैं मिडल पीस, ठीक है। मिडल पीस के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये स्पाइरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मतलब स्पाइरल ऐसा होता है ना, तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो ऐसी होती है। अगर आप स्पर्म के अंदर देखें तो आपको स्पाइरली अरेंजमेंट मिलेगी किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, ठीक है। और एक स्पर्म के अंदर लगभग 25 माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। उसके बाद आती है टेल, ये मैंने आपको बताया। उसके अलावा जो पूरा का पूरा स्पर्म है, स्पर्म के ऊपर एक कोटिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस वाज योर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। देखिए, सबसे ऊपर हेड था, देन मिडल पीस था, उसके बाद टेल थी, ठीक है। जो मिडल पीस था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट थे एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। जो अपर रीजन है, जो हेड है, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होगा। उसके ऊपर एक छोटी सी कैप भी प्रेजेंट है जिसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। अब स्पर्म के ऊपर एक पूरे के ऊपर जो एक लेयर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अलावा एक छोटी सी नेक भी प्रेजेंट थी, ठीक है। सो ये था आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब आइए एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेते हैं थोड़ी। गैमेटोजेनेसिस, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, जो कि क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को। लाइक मेल के अंदर स्पर्म्स बनते हैं, फीमेल्स के अंदर ओवम बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इमेच्योर मेल जर्म सेल्स जो होती है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, उससे क्या है, स्पर्म्स बनते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी टाइम पे स्टार्ट होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया होता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया मैंने आपको बताया था कि डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और ह्यूमन के अंदर आपको पता है डिप्लॉयड में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो डिप्लॉयड होता है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उसमें से सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देखिए, जो कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाते हैं। कब, जब वो ग्रोथ कर जाते हैं अच्छे से माइटोसिस के बाद, ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होता है, इनके बाद होती है मैंने आपको बताया था मेयोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेयोसिस होगी, जिसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देखने को मिलेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, जिनके पास क्या है 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकंड मेयोटिक डिवीजन, सेकंड मेयोटिक डिवीजन होती है, जिसके बाद क्या है, स्पर्मेटिड्स बनते हैं। मैंने आपको बताया था स्पर्मेटिड के अंदर भी जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो क्या रहता है, 23 ही रहता है, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद क्या है, जो स्पर्मेटिड हैं वो स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, जो स्पर्मेटोजोआ और जो स्पर्म्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जो ज़्यादा मैच्योर स्टेज है ना उसको हम स्पर्म बोलते हैं, जो कब बनती है, आफ्टर स्पर्मिएशन, यानी कि सेटोली सेल से जब मैच्योर जो सेल्स बाहर निकलती है उनको हम स्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, देखिए एक मिनट, स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस से, मैंने आपको बताया था। उसके बाद वो सर्टोली सेल्स के अंदर अपने हेड को एम्बेड कर देते हैं, ठीक है। और जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, मतलब जो ल्यूमन है उसके अंदर जब दोबारा उनको रिलीज़ कर दिया जाएगा उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन, यानी कि रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म्स इन द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय सर्टोली सेल्स इज नोन एज, फ्रॉम सर्टोली सेल्स इज नोन एज स्पर्मिएशन। उसके बाद देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है उससे GnRH रिलीज़ होता है, ठीक है। GnRH क्या है, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। जो GnRH है सेक्रेट करता है, नहीं ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, सो दैट वो क्या कर सके,
LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों को क्या कर सके, रिलीज़ कर सके। ठीक है, जो LH है वो एक्ट करता है लेडिंग सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है किसकी सिंथेसिस, एंड्रोजन्स की सिंथेसिस। मैंने आपको बताया था जो सबसे मेन जो एंड्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, जो एंड्रोजन है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं। ठीक है, जो FSH है वो सर्टोली सेल्स पे एक्ट करते हैं और क्या करते हैं, स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स। मैंने आपको बताया था ABP और कुछ अदर फैक्टर्स थे और इनहिबिन भी था। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, आगे जाकर हेल्प करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर। अब उसके बाद हमने देखा था स्पर्म का डायग्राम। देखिए, लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट था, एक हेड प्रेजेंट था, देन नेक प्रेजेंट थी, देन एक मिडल पीस प्रेजेंट था, उसके बाद टेल प्रेजेंट थी। ठीक है, सबसे ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जिसकी कवरिंग थी। ठीक है, जो एंटीरियर पोर्शन था वो कवर था किसकी हेल्प से, एक्रोसोम की हेल्प से। ठीक है, जो स्पर्म का हेड है उसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, जो एक्रोसोम है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं, ओवम के साथ उसकी फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं ये वाला पॉइंट अभी। जो मिडल पीस है उसके अंदर नंबरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए जो क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, अब ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ कोइटस। ठीक है, एक कोइटस के टाइम पे जो ह्यूमन मेल है वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स को क्या करते हैं, इजैकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए, मतलब मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट जो 60% स्पर्म्स हैं उनके पास नॉर्मल शेप और साइज़ होना चाहिए और जो 40% जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, विग्रस होने चाहिए। दोबारा देखिए इस पॉइंट को, वन टाइम इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। अगर हमें चाहिए कि मतलब नॉर्मल क्या होनी चाहिए, फर्टिलिटी होनी चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, 60% जो स्पर्म्स हैं उनके पास नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज़ होना चाहिए और जो 40% स्पर्म्स हैं उनकी जो मोटिलिटी है वो विग्रस होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस डक्ट, स्पर्म्स को रिलीज़ कर दिया जाएगा सेमिनिफेरस डक्ट से, जो हमने अलग अलग पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेक्रेशन ऑफ एपिडिडमिस, एपिडिडमिस का, वास डिफरेंस का, सेमिनल वेसिकल का और प्रोस्टेट का जो सेक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म के लिए। किस चीज़ के लिए, मैच्योरेशन के लिए और स्पर्म की मोटिलिटी के लिए। ठीक है, जो सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म, यानी कि जो ये सारे के सारे सेक्रेशंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, जब ये स्पर्म्स के साथ मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, The seminal plasma along with the sperms constitute the semen. ठीक है, अब function of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones, जिसका क्या जो सबसे मेन जो है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल का स्ट्रक्चर भी देख लिया आपने, यानी मेल गैमेट का स्ट्रक्चर भी देख लिया। उसके अलावा आपने हार्मोनल कंट्रोल भी देख लिया। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं फीमेल्स के अंदर फॉलिकुलोजेनेसिस के बारे में। फॉलिकुलोजेनेसिस होती है फॉलिकल्स की फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओवरी के अंदर अलग अलग फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखा था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, तो फॉलिकल्स की ही डेवलपमेंट होना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। आपको पता है सबसे पहले एक प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एक तो प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है बीच में, मीन सपोज ये प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है और उसके बाहर एक लेयर होती है। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर होती है।
तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया प्राइमरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर। देन उसके बाद क्या है, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सपोज ये आपका प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, इसके पास मल्टीपल लेयर्स हो जाती हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स की। सपोज दीज आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। जो बिल्कुल पास वाली जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे, उनको हम नॉर्मली ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर की तरफ जो ये लेयर्स बनी है उनको हम बोलते हैं थिका सेल्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये आगे जाकर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल के अंदर। टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है, जोना पेलुसिडा की कवरिंग प्रेजेंट है। सपोज ये सेकेंडरी oocyte था, सेकेंडरी oocyte था जिसके बाहर क्या है, जोना पेलुसिडा की कवरिंग प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है थिका सेल्स, थिका सेल्स, ठीक है। जो अंदर की तरफ जो थिका सेल्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं थिका इंटरना, ठीक है। बाहर की तरफ जो ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं थिका एक्सटर्ना। देखिए ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, थिका सेल्स प्रेजेंट है। जो अंदर वाले जो थिका सेल्स हैं उनको बोलते हैं थिका इंटरना, जो बाहर वाले जो थिका सेल्स हैं उनको बोलते हैं थिका एक्सटर्ना। उसके अलावा जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। यही जो टर्शरी फॉलिकल है ये मैच्योर होने के बाद क्या है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थे अपने फॉलिकल्स, फॉलिकुलोजेनेसिस, ठीक है। फर्स्ट था प्राइमरी फॉलिकल, देन था सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शरी फॉलिकल, जो आगे जाकर मैच्योर हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। अब आइए एक बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis। ये है ओवरी का स्ट्रक्चर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको जो दिख रहा है ये है प्राइमरी फॉलिकल, जिसके पास क्या है, ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद ये मैच्योर हुआ सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, जिसमें क्या है, मल्टीपल लेयर्स हैं किसकी, ग्रैन्युलोसा सेल्स की, और उसके पास क्या है, एक जोना पेलुसिडा की जो लेयर है वो भी दिख रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन की। उसके बाद ये मैच्योर हो गया टर्शरी फॉलिकल के अंदर, जिसके पास क्या है, एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, अभी कम्प्लीटली मैच्योर नहीं है, ठीक है। अभी आगे जाकर मैच्योर हो गया, अब इसको हम बोलने लगे ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या है, जो कैविटी है बहुत बड़ी प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो oocyte प्रेजेंट है, कौन सा oocyte है, सेकेंडरी oocyte है। इनके अंदर जो ये था ये प्राइमरी oocyte था, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी कि जो ये मैच्योर सेकेंडरी oocyte है ये रिलीज़ हो जाएगा किससे, पहले तो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलेगा और फिर ये ओवरी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 स्टेप्स की जो प्रोसेस है कि मैच्योर फॉलिकल के अंदर से यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना और ओवरी से रिलीज़ हो जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ये थी फॉलिकुलोजेनेसिस और मैंने आपको ओव्यूलेशन भी बता दिया। ओव्यूलेशन क्या है, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte का रिलीज़ हो जाना कहाँ से, ओवरी से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं oogenesis। oogenesis होता है ओवम की फॉर्मेशन, ठीक है, किससे, oogonia से। हमने देखा था स्पर्म्स किससे बनते थे, स्पर्मेटोगोनिया से। ओवम किससे बनेगा, oogonia से, ठीक है। oogonia सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट थी, मैंने आपको बताया था कि जो ओवरी थी उसके बाहर जो जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट था, ठीक है, उसी से oogonia बनती है, oogonia सेल्स। अब देखिए ये है oogonia सेल जो कि कैसी है, डिप्लॉयड है नेचर में, यानी कि 2n है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होगी। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, फेटल लाइफ की बात कर रहे हैं, मीन्स
गेस्टेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, मतलब कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उसके वॉम में कोई गर्ल है, ठीक है, तो उस गर्ल के अंदर हो रही प्रोसेस है ये, ठीक है, तो इसलिए फेटल लाइफ की प्रोसेस है, यानी अभी तक उस लड़की का बर्थ भी नहीं हुआ और उसके अंदर पहले से ही क्या है oogenesis स्टार्ट हो जाती है। जबकि हमने जो देखा था मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है। अब आइए देखते हैं ऊगोनिया के अंदर क्या हुई, मल्टीप्लिकेशन हुई, वही माइटोसिस हुई, ठीक है। माइटोसिस से क्या है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है, यानी अगर पहले 2n था तो बाद में भी क्या है 2n ही रहने वाला है। और वहाँ पर क्या बने थे, वहाँ पे बने थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पर क्या बनेगा प्राइमरी oocyte बनेगा, ठीक है, 2n बना। इसके अंदर क्या है ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन होगी, ठीक है। अब क्या है बेबी का बर्थ हो गया, देखिए ये फेटल लाइफ थी, oogonia से प्राइमरी oocyte का बनना, ये क्या है फेटल लाइफ है। इसके बाद क्या है जो ये मेयोसिस है ये आकर क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 के डिप्लॉइडियन स्टेज पे, ठीक है। तो जो मेयोसिस 1 है वो कंप्लीट नहीं हो पाती। अब बेबी का बर्थ हो गया, यानी उसका बर्थ हो गया, गर्ल का बर्थ हुआ, ठीक है। अब चाइल्डहुड की जो स्टेज है वो भी बीत गई, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, जो ये प्राइमरी oocyte था ये क्या करेगा, अपनी मेयोसिस 1 को कंप्लीट करेगा। इसने मेयोसिस 1 कंप्लीट करी और क्या बना, एक तो सेकेंडरी oocyte बना जो कि हैप्लॉइड है, उसके अलावा एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। जो पोलर बॉडी है ये बाद में डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। देखिए बर्थ के बाद फर्स्ट मेयोसिस कंप्लीट हुई, एक तो सेकेंडरी oocyte बना, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी जो कि क्या है हैप्लॉइड है, दोनों की दोनों। उसके बाद क्या है, अब जो ये मेयोसिस 2 है ये क्या होगी, दोबारा से अरेस्ट हो जाएगी, कहाँ पे, मेयोसिस 2 के मेटाफेज 2 पे, ठीक है। अब सपोज फर्टिलाइजेशन का टाइम हुआ, मीन्स उसने किसी के साथ कोइटस किया उस लड़की ने, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी कि स्पर्म और ओवम का क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया, ठीक है, और जाइगोट की फॉर्मेशन हुई। तो उस टाइम पे क्या है, जो सेकेंडरी oocyte था ना उसके बाद कन्वर्ट होता है वॉम के अंदर, और उस टाइम पे क्या है मेयोसिस 2 कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो उस टाइम पे ही मेयोसिस 2 कंप्लीट होगी और जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या बन जाएगा, ओवम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में एक सेकेंड पोलर बॉडी भी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको जाइगोट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्यों, आपको इसके अंदर 2 न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, क्यों, क्योंकि जो ओवम बना है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, फर्टिलाइजेशन से पहले जो प्रेजेंट था वो क्या था, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट था। देखिए दोबारा देख लेते हैं। oogonia था, ये बर्थ से पहले की बात है, oogonia था, माइटोसिस हुई, ठीक है, प्राइमरी oocyte बना जो कि कैसा है डिप्लॉइड है, देन उसका बचपन बीत गया, प्यूबर्टी का टाइम आया, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो मेयोसिस 1 है वो कंप्लीट हुई, एक तो सेकेंडरी oocyte बना जो कि हैप्लॉइड है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी जो कि कैसी है हैप्लॉइड है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अरेस्ट कहाँ पे हुआ था, प्रोफेज 1 के डिप्लॉइडियन स्टेज पे अरेस्ट हुआ था, किसका, फर्स्ट मेयोसिस का, ओके। उसके बाद है फर्स्ट मेयोसिस कंप्लीट, सेकेंडरी oocyte बनी, पोलर बॉडी बनी। अब इसके अंदर क्या होगी, मेयोसिस 2 स्टार्ट हुई बट वो कहाँ पर आकर अरेस्ट होगी, मेटाफेज 2 पर आकर वो अरेस्ट होगी, ठीक है। अब सपोज उस लड़की ने किसी के साथ कोइटस किया और फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, मीन्स सेकेंडरी oocyte स्पर्म के साथ फ्यूज़ कर गया और किसकी फॉर्मेशन हुई, ओवम की फॉर्मेशन, जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उस टाइम पे ओवम बनेगा और साथ के साथ क्या होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जो कि दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो ये थी आपकी पूरी प्रोसेस oogenesis की, ठीक है। अब देखिए गैस्ट्रेशन के टाइम पे, यानी कि जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, बिफोर बर्थ की बात करें तो उसके अंदर क्या है 6 लाख फॉलिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब बर्थ के टाइम तक आते आते उसके अंदर क्या हुआ
1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख फॉलिकल्स ही बचे, बाकी क्या हो गए, मर गए, डिजनरेट हो गए। ठीक है, अब प्यूबर्टी के टाइम पे क्या है, उसके पास सिर्फ 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स से बाकी रहते हैं, बाकी सारे क्या होंगे, बाकी सारे के सारे डिजनरेट होंगे। ठीक है, अब देखिए एक बार देखते हैं स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको अभी बताया था, प्राइमरी फॉलिकल था, मैच्योर होकर सेकेंडरी फॉलिकल बना, जोना पेलुसिटा की लेयर आई। ठीक है, देन टर्शियरी फॉलिकल बना, एंट्रम आ गया इसके अंदर यानी कि कैविटी आ गई। ठीक है, जो बाहर की तरफ जो ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट थी उनके ऊपर एक थिका लेयर आ गई, जो कि किस चीज़ में डिवाइड हो गई थी, थिका इंटरना एंड थिका एक्सटर्ना में डिवाइड हो गई थी। अभी आगे और भी ज़्यादा मैच्योर हुआ, जो कैविटी है वो और भी बड़ी बन गई, उसको क्या बोला हमने, ग्राफियन फॉलिकल बोला था। उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ हो गया था ओवरी से, इसको हमने क्या बोला था, ओव्यूलेशन बोला था। अब ओव्यूलेशन के बाद ये था 4th स्टेप। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल तक। अब सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया, जो बचा कुछ है, जो माल है वो क्या हो गया, डिजनरेट हो गया। ये किसके अंदर, एक येलो कलर की बॉडी के अंदर डिजनरेट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। आपको पता होना चाहिए येलो कलर का होता है और कब बनता है, मतलब ओव्यूलेशन के बाद। ठीक है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये आगे और भी डिजनरेट हो जाएगा और किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ओव्यूम का स्ट्रक्चर। व्हाट्स हैपनिंग, एक मिनट, जी हाँ, ओके, ये है ओव्यूम का स्ट्रक्चर। सबसे अंदर की तरफ ये साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये आपको जो दिख रहा है ये सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, इसके बाहर क्या है, इसके बाहर लेयर प्रेजेंट है किसकी, जोना पेलुसिटा की। ठीक है, जोना पेलुसिटा के बाहर जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा की कवरिंग। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज भी प्रेजेंट होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिनका मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। मैटरनल इनहेरिटेंस यानी कि ये मम्मा से आगे प्रोजेनी में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, मतलब मम्मा से आगे इनहेरिट होना किसी चीज़ का, इसी को बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। ये मैंने आपको वैसे बताया, आपके सिलेबस में तो नहीं है। ओके, अब देखिए एनसीईआरटी से रीडिंग कर लेते हैं इस चीज़ की। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट यानी कि किसका बनना, ओवम का बनना, इसको बोलते हैं oogenesis। उसके बाद कब स्टार्ट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाती है, जो बेबी क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, मम्मा के वॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। उसके अंदर क्या है, oogonia सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो गैमेट मदर सेल है oogonia, उसके अंदर क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था माइटोसिस होगी। ठीक है, माइटोसिस के बाद क्या बना था, प्राइमरी oocyte बना था। ठीक है, जिसमें क्या था, मेयोसिस 1 कहाँ पर आकर अरेस्ट हो गई थी, प्रोफेज 1 पे। प्रोफेज 1 पे भी कौन से में, डिप्लॉटिन स्टेज में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या है, टेम्परेली अरेस्ट स्टेज है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो ये सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, मैंने आपको बताया था। उसके बाद each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells। जो प्राइमरी oocyte है उसके बाहर किस चीज़ की लेयर आ जाती है, ग्रेनुलोसा सेल की। और अब हम इसको क्या कहने लगे हैं, अब हम इसको कहने लगे हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, पहले कितने, पहले मिलियंस ऑफ क्या प्रेजेंट थे, फॉलिकल्स प्रेजेंट थे फीमेल के अंदर। ठीक है, यानी कि बेबी के अंदर। बट बर्थ तक आते आते उसके अंदर क्या है, 60 से 80 हज़ार फॉलिकल्स ही प्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स प्राइमरी फॉलिकल्स कितने बचे हुए हैं, 60 से 80 हज़ार। ठीक है, उसके बाद क्या है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स।
जो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनके बाहर और भी लेयर्स प्रेजेंट हो जाती हैं, और भी लेयर्स आ जाते हैं जिनको हम बोलने लगे हैं थीका सेल्स। अब थीका सेल्स भी आगे किस चीज़ में डिवाइड हो जाती हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना में, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल्स बनते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स के पास क्या था, इनके पास एक कैविटी प्रेजेंट थी जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। जो थीका लेयर है वो कहाँ पर क्या होगी, डिफ्रेंशिएट होगी थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेयोटिक 2 कंप्लीट हो जाती है, मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट मेयोसिस डिवीज़न कंप्लीट हो जाती है, जिससे क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब ये कहाँ पर आकर अरेस्ट हो जाते हैं, मेटाफेज 2 पे आकर अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको इकट्ठा ही दिया गया, फॉलिकुलोजेनेसिस भी और वो भी, ठीक है। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। जो टर्शरी जो फॉलिकल है वो मैच्योर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ठीक है। जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ये आपको ओव्यूलेशन के बारे में भी मैंने बताया था, ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के बाद क्या है, अगर यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, देखिए मैंने आपको बताया था, अगर ओव्यूलेशन के बाद क्या है, सपोज़ कि फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करेगा, वो डिवाइड हो जाएगा, एक तो सेकंड पोलर बॉडी के अंदर, और उसके अलावा एक ओवम की भी फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। ये आपको उसका ओवरी का डायग्राम दिखाया गया, NCERT डायग्राम। हम आइए देखते हैं, ये हैं दोनों प्रोसेसेस, कौन कौन सी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की आपको प्रोसेसेस दिखाई गई हैं। NCERT का डायग्राम है, ये स्पर्मेटोगोनिया था जिसके अंदर क्या है, माइटोसिस हुई, डिफ्रेंशिएशन हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फर्स्ट मेयोसिस डिवीज़न हुई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकंड मेयोटिक डिवीज़न हुई, स्पर्मेटिड्स बना जो कि डिफ्रेंशिएट होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ के अंदर। अब स्पर्मेटोजोआ क्या करेगा, सेटोली सेल्स के अंदर अपने हेड को एम्बेड कर देगा सो दैट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। मैंने आपको पूरा बताया। अब दूसरी साइड आपको दिखाया गया है फीमेल्स के अंदर, यानी कि oogenesis या फीटल लाइफ, जब बेबी का बर्थ नहीं हुआ है। ओगोनिया के अंदर माइटोसिस हुई, डिफ्रेंशिएशन हुई, क्या हुआ, प्राइमरी oocyte आ गया, जिसके अंदर क्या है, फर्स्ट मेयोसिस जो डिवीज़न है वो कहाँ पर आकर अरेस्ट हो गया था, डिप्लोटिन स्टेज पे, ठीक है, जो किसकी स्टेज होती है, प्रोफेज 1 की। उसके बाद क्या हुआ, बर्थ बीत गया उसका, बेबी का बर्थ हुआ, चाइल्डहुड बीत गया उसका, प्यूबर्टी का टाइम आ गया, प्यूबर्टी के टाइम पे मेयोसिस 1 कंप्लीट हुई, ठीक है। अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हुआ, एक सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन तो होती है, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, ओवम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में एक सेकंड पोलर बॉडी की भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ओके, सो दिस वाज टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।